हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज 15 अगस्त है। सुबह आपको एक आपका प्रैक्टिस सेट मिला होगा। तो मैंने आज सुबह 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जा कर के कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था और अब चूँकि 12 बज गया है तो दोपहर को 12 बजे आपका वीडियो एक आता ही है। तो आज मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाली हूँ दोपहर को 12 बजे। तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शाम को 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जानकारी दी। 15 अगस्त है तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। सुबह मॉर्निंग के वीडियो में आपको बधाई नहीं दे पाई हूँ क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, पर ये वीडियो आज ही रिकॉर्ड किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज 15 अगस्त के अवसर पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट ही करवाए हैं। आज आपको मैंने कोई भी क्लास नहीं दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपको जैसा कि पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो एक अखिल भारतीय अभियान सर्वश्वेत साइमन कमीशन। तो आप सबको पता है कि साइमन कमीशन कब आया है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है। 1928 में सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था और इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे क्या कहा था, श्वेत कमीशन। क्या कहा था, श्वेत कमीशन कहा था। थोड़ा सा मेरा आवाज़ डाउन हो गया, पता नहीं क्यों। तो श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन ने कितनी बार, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि साइमन कमीशन ने कितनी बार भारत का दौरा किया। तो साइमन कमीशन ने 2 बार जो है वो भारत का दौरा किया था, ठीक है। पहली बार उसने फरवरी से लेकर फरवरी मार्च में, ठीक है। पहली बार उसने फरवरी मार्च 1928 में भारत का दौरा किया और दूसरी बार उसने अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1928 और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1929 में कमीशन ने भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज़ थे इसलिए श्वेत कमीशन कहा गया। 2 बार साइमन कमीशन भारत आया, फरवरी मार्च 1928 में पहली बार आया, दूसरी बार अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 में के दौरान उसने भारत का दौरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा 1928, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिशन से संबंधित थे। रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिशन से संबंधित थे। तो हम सबको पता है रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। सुकरचकिया मिशन की जो स्थापना है वो नाम आता है चरहत। एक नाम चरहत आता है और एक नाम आता है चरत, ठीक है। चरहत या चरत सिंह ने की थी और उनके पोते महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशल के अंतिम महान शासक थे। तो जो चरहत थे इनके पोते थे रणजीत सिंह, ठीक है। और ये सुकरचकिया मिशल के जो थे वो अंतिम महान शासक थे, ठीक है। अब मैं यहाँ बता दूँ कि 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में महाराणा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को क्या किया, एकजुट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में सभी मिसलों को एकजुट किया और एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक है। स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना उन्होंने 18वीं सदी में कर दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, सुकरचकिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट छोटा छोटा कर लेती हूँ। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो लंदन में पहला
गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका नवंबर 1930 में किया गया था। ठीक है, ये डेट आपको पता होगी। नवंबर, मैं लिख देती हूँ, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में। ठीक है, लंदन में कहाँ? तो सेंट जेम्स महल में। ठीक है, सेंट जेम्स महल में लंदन में ये आपका पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये बात याद रखिएगा, कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली थी। कांग्रेस ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है और उसमें प्रतिनिधि कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस ने तीनों में से किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, सिर्फ सेकेंड में लिया है, ना पहले में लिया ना थर्ड में लिया। ठीक है, इस सम्मेलन में, मतलब ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे, किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग जो नियुक्त किया गया था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। और आप बता सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या है? तो वो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, एक भयंकर नरसंहार हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो मैं यहाँ बता दूँ, हंटर आयोग का गठन किया गया था 14 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसकी जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब हम 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? तो समाजवादी विचारों को किसके नेतृत्व में अपनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, चूँकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद की है, HRA। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था। ठीक है, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के आग्रह पर, ठीक है, किसके आग्रह पर? भगत सिंह के आग्रह पर दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, आप सबको ने पढ़ा होगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। क्या? देखो, इसका नाम पहले क्या था? HRA था, बाद में क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो HSRA कर दिया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो जाहिर सी बात है, अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, ये थे। ठीक, तो क्या हुआ था? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसको दमन करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून, जो कि वर्तमान में क्या कहलाता है? यांगून कहलाता है, वर्तमान में यांगून के नाम से जाना जाता है, इनको निर्वासित कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ बता दूँ, 1862 में
रंगून में ही बहादुर शाह ज़फ़र यानी कि बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1862 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। एक सेकेंड, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत को भारत के दक्कन क्षेत्र में पहले मुस्लिम राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी बनवाई थी वो सीरी के नाम से बनवाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1313, ठीक है, 1313 ईस्वी में 1313 ईस्वी में दिल्ली में अपनी राजधानी शहर सीरी की नींव रखी। उसने सीरी में राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौजे खास क्या बनवाया? हौज ए खास। ठीक है, क्या बनवाया? हौजे खास। हौजे खास उसने राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौजे खास, जिसका एक अन्य नाम और आता है हौजे अलाई। ठीक है, तो हौजे खास या हौजे अलाई के नाम से जानते हैं। नामक क्या किया इसने? जलाशय का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? जलाशय। तो ये जो आपका हौजे खास और हौजे अलाई है वो क्या है? आपका जलाशय है। ठीक है, पेन क्या थोड़ा मोटा है, इसको थोड़ा पतला कर लूँ क्या? थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। ठीक है, तो हौजे खास या हौजे अलाई कहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में है? तो सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाएं थीं जिनका उल्लेख हमको मिलता है चोल राजवंश में। ठीक है, चोल राजवंश में किया गया था सभा और उर ग्राम सभाओं का। ठीक है, तो सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की एक सभा थी। सभा क्या होती थी? सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की थी। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों की एक सभा थी जो गांव के लिए निर्णय लेती थी। किसके लिए निर्णय लेती थी? गांव के लिए। ठीक है, जबकि उर जो थी उर, ठीक है, वो ना आम लोगों की सभा थी, यानी आम लोगों की सभा थी जो विभिन्न मुद्दों पर क्या करती थी? चर्चा करती थी, बहस करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो ये सबको पता है कि झेलम यानी कि वितस्ता नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इसे वितस्ता या हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक तो वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। और इस युद्ध में कौन जीता भाई? तो इस युद्ध में सिकंदर जीता था और पोरस क्या हुआ था? हारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। कृषि भूमि क्षेत्र के मामले में भारत जो है वो आपका सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आपका अमेरिका आता है कृषि भूमि क्षेत्र के लिए और सेकंड नंबर पर आपका भारत आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो काई और लाइकेन आपके टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र को
क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो मैं यहाँ बता दूँ, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र को हम अनंत बर्फ की भूमि, क्या नाम देते हैं? अनंत बर्फ की भूमि, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा जलवायु की विशेषता क्या है कि ये बहुत ठंडा रहता है, ठीक है, बहुत ठंडा तापमान रहता है यहाँ पे टुंड्रा वन में, ठीक है। काई एवं लाइकेन इन चरम स्थितियों में जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो देखो, हिंदू जल संधि कब हुई? तो एक तो ये हमें क्वेश्चन पता चला कि 1960 में हुई थी। भारत जो है वो सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी काम में ले सकता है। हर प्रकार की असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले के बाद वर्तमान में भारत ने सिंधु जल संधि को क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद में ये चीज़ को जो संधि है इसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो कि पानी अब जो है वो नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में महावट क्या है? तो भारत में महावट जो है वो सर्दियों में आपकी, एक सेकेंड एक तो गला बहुत बैठ गया है। भारत में महावट क्या है? तो भारत में महावट सर्दी के मौसम के दौरान आपकी चक्रवाती वर्षा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती विक्षोभों के कारण सर्दियों में वर्षा, जिसे कि स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये रबी की फसल के लिए अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश का आपका जो बालाघाट ज़िला है, ठीक है, वो आपका तांबे के लिए अग्रणी उत्पादक ज़िला है, ठीक है। ताम्र अयस्क उत्पादक के भारत में जो है वो 3 महत्वपूर्ण ज़िले हैं, ठीक है। 3 आपके मेन जो हैं वो ज़िले हैं भारत में। कौन कौन से ज़िले हैं वो? तो एक तो आपका है झुंझुनू, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका झुंझुनू? झुंझुनू आपका पड़ता है राजस्थान क्षेत्र में, ठीक है, ठीक। दूसरा ज़िला आपका भारत में जो है तांबे का अग्रणी, वो है आपका बालाघाट, ठीक है। बालाघाट आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तीसरा ज़िला जो आपका भारत का है तांबे में अग्रणी, वो है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। पूर्वी जो सिंहभूम है वो है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है झारखंड में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला आपका तांबे का अग्रणी उत्पादक ज़िला है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण ज़िले हैं, झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूम, ठीक है। झुंझुनू आपका राजस्थान का है, बालाघाट मध्य प्रदेश का है, और पूर्वी सिंहभूम आपका झारखंड का ज़िला है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या, तो यहाँ पे सॉरी आंसर आपका क्या था? बालाघाट था, ठीक है, और बाकी की 2 मैंने बता दिए। क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? निम्नलिखित में से क्या भारत में एक हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? तो भाई हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव ये है कि भूजल स्तर का ह्रास होता है, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट है, बढ़ी हुई इनपुट लागत है। तो ये तीनों ही हैं नकारात्मक प्रभाव। रासायनिक अब क्यों होता है? देखो, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग हरित क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी, ठीक। समय के साथ इसमें मिट्टी का क्षरण हुआ, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई और फसल की पैदावार में भी
कमी आई। भूजल स्तर का ह्रास तेजी से हुआ, साथ ही कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण यंत्र शामिल होते गए, जिससे कृषकों की इनपुट लागत में क्या हो गई, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके कृषि क्षेत्र में मुख्य फोकस था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य जोर जो है वो कृषि उत्पादन पर दिया गया था, और इस योजना का जो कार्यकाल था वो आपका 1951 से लेकर 1956 तक था। और ये पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? हैरल्ड और डोमर मॉडल पर आपकी आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति संबंधित है? तो रंगराजन समिति आपकी संबंधित है किससे? आपके गरीबी आकलन से। ठीक है, रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था वो 2012 में हुआ था। ठीक है, गरीबी आकलन के लिए किया गया था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी 2014 में। ठीक है, इसने गरीबी आकलन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी वस्तुओं की अलग अलग टोकरियां रखने की प्रथा को दोबारा से अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, ठीक है, में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो आपका प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो उदारीकरण की आपकी प्रमुख विशेषता नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। तो उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना और उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। इसकी विशेषता लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना और कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता, ब्याज दरों और टैरिफ में जो कमी आदि होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर आपकी दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका सी 19/56। तो ये सॉल्व कैसे हुआ है? ऐसे सॉल्व हुआ है 5/11, ठीक है, 0.454, 5/7, 0.714। तो ये हो गया आपका 3/8, 0.375। मैं पूरा इसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगी। 6/13, 0.461। अरे चला गया, मतलब इसका मोटा मोटा ही बता देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर ये होगा 1956 वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो गई? 5/7 वाली हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका कितना था? 0.714। ठीक है, अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 3/8 वाली हो गई, क्योंकि इसका था 0.375। ठीक है, अब अंतर, तो इसका अंतर क्या हो गया? अंतर हो गया 5/7 माइनस 3/8। ठीक है, इक्वल 14, 40, 21, 56 इक्वल टू 19/56। ठीक है, ये आएगा आंसर आपका सी वाला। इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करती, इसमें टाइम लगता है बहुत। 22, वैसे भी मुझे ज़्यादा मैथ्स आती नहीं है। चलो 22 भी आपका मैथ्स का है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। 22 का आंसर है आपका ए। ठीक है, ये वाला आंसर होगा, सॉल्व खुद करिएगा। नेक्स्ट है,
यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन के मूल्य में निवल वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो देखो, माना उत्पाद का मूल्य कितना है आपका, 100 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पे करो 100 रुपीज़ है, ठीक। उत्पाद के मूल्य में नियत वृद्धि प्रतिशत कितनी हो सकती है, 100 इंटू 50/100, ठीक है, इंटू 150/100 इंटू 150/100 माइनस 100, ठीक है, ये 100 माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे 100 माइनस होगा। तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 112.5 माइनस 100, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, 100 से आप करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो 12.5%, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया, तो सही औसत भार क्या होगा? सही औसत भार देखो ऐसे निकालते हैं, कितना दिया है, तो भाई 20 दिया हुआ है एक टीम का, ठीक है, 20 लोगों की टीम का, ठीक है, 20 इंटू कितना दिया है, 59.8, ठीक है, माइनस कितना करना है, गलती से हो गया तो 68 + 77/20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इधर से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 1196, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 68 + 77/20, ठीक है। फिर आप इधर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1273, ठीक है, माइनस 68 से करोगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर आप इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 12,005, फिर आ जाएगा 20 से, फिर आप इसको करोगे डिवाइड तो 60.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आएगा आपका आंसर, डी वाला, सॉरी, ठीक है, 60.25 किलोग्राम, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए, वो 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है, प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट आराम करता है। उसने 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए? उसने 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए? तो उसने 10 घंटे में जो है, देखो माना कि वो क्या करता है, 12 बजे पेड़ लगाता है, एक सेकंड, माना कि वो पेड़ कब लगाता है, 12 बजे मध्याह्न में से लेकर 10 बजे रात तक पेड़ लगाता है। तो 12 से 1 बजे तक लगाए गए पेड़ कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 1:30 से 2:30 बजे तक लगाए गए पेड़ कितने होंगे, फिर 10 हो जाएंगे। फिर 3 से 4 बजे तक लगाए गए पेड़ कितने होंगे, फिर 10 हो जाएंगे। फिर 4:30 से 5:30 बजे तक कितने पेड़ लगाएगा वो, फिर 10 लगाएगा। 6 से 7 बजे तक कितने पेड़ लगाएगा, 10 पेड़ लगाएगा। 7:30 से 8:30 बजे तक कितने पेड़ लगाएगा, 10 पेड़ लगाएगा। 9 से 10 बजे तक कितने पेड़ लगाएगा, 10 पेड़ लगाएगा। तो कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी, 70, ठीक है। 10 घंटे के लिए एक आदमी पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए, वो 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है, तो प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट आराम करता है। तो हर बार वो 30-30 मिनट आराम कर रहा है, तो 10 घंटे में कितने पेड़ लगा लिए, 10 घंटे में 70 पेड़ लगा लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो आपका करता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य में आपका राज्यपाल करेगा और केंद्र में आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950, ठीक है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ है वो आपका 28 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 28 जनवरी 1950। तो अगर उद्घाटन पूछा जाए तो 28 जनवरी है और स्थापना जो मतलब हुई थी वो आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं सोवियत संघ से। कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सोवियत संघ यानी कि रूस USSR के संविधान से लिया गया है और इसे स्वर्ण सिंह समिति, किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो ये है आपका 151। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 का जो संबंध है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समपरीक्षा प्रतिवेदन से है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसने किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसने की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो 89वां संविधान संशोधन था 2003 का, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी और आयोग की स्थापना जो है वो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है। एक पेरिस्कोप उपयोग करता है एक पेरिस्कोप उपयोग करता है एक पेरिस्कोप उपयोग करता है दो समतल दर्पण का। किसका? दो समतल दर्पण का। पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों से बनता है और ये एक प्रकाशिक यंत्र है। कौन सा यंत्र है? प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, पेरिस्कोप दर्पण एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक अपने चारों ओर से वातावरण को देख सकता है। पेरिस्कोप परावर्तन के नियमों के आधार पर काम करता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूज़र और तोपखाने आदि में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज़ तार के संबंध में आपका इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। ठीक है, फ्यूज़ तार का गलनांक बिंदु निम्न तथा प्रतिरोधक जो है वो उच्च होने के कारण फ्यूज़ तार को टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। किससे? टिन और लेड। ठीक है, टिन और लेड के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। फ्यूज़ तार की चालकता क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट, समूह से नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? तो समूह से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है और समूह ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम हो जाता है और कक्षक संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स किस समूह से संबंधित हैं? तो ये आपके टेरिडोफाइट से संबंधित हैं। फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स सभी टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। टेरिडोफाइटा के पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? नम, ठीक है, छायादार,
क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये बीज रहित संवहनी पादप है, ठीक है। बीज रहित क्या है, संवहनी पादप है, जिनमें बीज नहीं पाया जाता, ठीक है, बीज नहीं पाए जाते हैं। एवं प्रजनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में जीवधारी प्रायः अपने समान अर्थात जनक के एकदम समान संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 140, 91, 56, 30, 14, 5 है। तो देखो 140 से 91 के बीच में आपका -7 स्क्वायर का है, हाँ 7 स्क्वायर पूरे टाइम का। फिर उसके बाद 91 से 56 के बीच में आपकी जो वो है वो -6 स्क्वायर की है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 56 वाला जो है ना वो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो 30 से 14 के बीच में है वो -4 स्क्वायर का आ रहा है, और 14 से 5 के बीच में आपका -3 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और 5 से 1 के बीच में आपका -2 स्क्वायर वाला आ रहा है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 6 के बाद आपका 5 आना चाहिए, तो अगर 5 स्क्वायर आता यहाँ पे तो यहाँ पे 55 होना चाहिए था, तब आपका 5 आएगा। तो ये वाला आपका रॉन्ग है, 56 की जगह पे आप 55 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 कथन और उसके बाद 3 शीर्षक हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष स्थानों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है, सभी चावल अनाज हैं, सभी दालें अनाज हैं, सभी अनाज खाद्य पदार्थ हैं। निष्कर्ष है, सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं, सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हैं। तो हमें इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सभी चावल, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। सभी चावल तो वेन आरेख बनाएं। सभी चावल क्या हैं, सभी चावल, तो हम इसको चावल मान लेते हैं। सभी चावल अनाज हैं, सभी दालें अनाज हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। वो सभी, एक सेकंड, सभी चावल और सभी दालें क्या है, अनाज हैं। तो ये हो गए अनाज, ठीक। अब कहा जा रहा है कि सभी चावल जो हैं वो खाद्य पदार्थ हैं, सारे के सारे चावल खाद्य पदार्थ हैं। सभी दालें भी खाद्य पदार्थ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं वो अनाज हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो अनाज नहीं है। तो इसलिए यहाँ वाले जितने खाद्य पदार्थ हैं वो सारे बच गए, क्योंकि वो सारे अनाज नहीं है, ठीक है। इस तरह से वेन आरेख बनेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयुक्त वेन आरेख से स्पष्ट है कि सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि ए का अर्थ प्लस हो, बी का अर्थ इनटू हो, सी का अर्थ माइनस हो, डी का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित में से डिवीज़न हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान कितना होगा। तो इसको हमें लगाना पड़ेगा। तो 21 में क्या लिखा है, 21 के बाद लिखा है बी, तो बी का मतलब हो गया कि इनटू, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। सी का मतलब हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। डी का मतलब हो गया डिवीज़न, तो यहाँ डिवीज़न हो जाएगा। और ए का मतलब हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 21 का मल्टीप्लिकेशन करना है 14 से, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। 21 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, 21 का मल्टीप्लिकेशन, अब पेन नहीं चल रहा है, 20, तो ऐसे कर लेते हैं। 21 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, 14 के साथ, ठीक। फिर उसके बाद 14 का माइनस करना है किसके साथ, 11 के साथ। फिर उसके बाद 11 को प्लस करना है 42 के साथ। तो कर लेते हैं भाई, 14 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 294। फिर उसके बाद 11 से इसको माइनस करना है, आगे का सेम रखना है। फिर उसके बाद 94 को और 294 और 42 को प्लस कर लेना है तो 336 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 11 से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 325, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 है, कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 4 से क्या करते हैं, 4 से हम डिवाइड करते हैं लीप वर्ष डालने के लिए, ठीक है। तो 1998 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 1354 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1675 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4 से 1076 को मल्टीप्लाएंगे तो ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लीप वर्ष आप तभी निकाल पाओगे जब आपको 4 से भाग दोगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिता में भाग ली गई लड़की राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई अब यहाँ पे हमें ब्लड रिलेशंस लगाने हैं। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता, यानी कि राहुल की माता, ठीक है, के दादा, तो इनकी एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। राहुल की माता के, यानी इसके पापा होंगे, फिर उसके ऊपर उसके दादा होंगे, उसकी मम्मी के दादा, ऐसे कर लेते, ठीक है। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि राहुल के नाना हो गए ये, है ना, पुत्र की इकलौती नवासी, नवासी कौन होता है भाई, नवासी होता है बहन की, मतलब बेटी की बेटी, नहीं, नवासी कौन होता है, नवासी होता है, हाँ, बेटी की बेटी, है ना, बेटी की बेटी आपकी क्या हो जाती है, नवासी हो जाती है, यानी राहुल की वो बहन होगी, ठीक है। भाग ले रही थी, प्रतियोगिता में भाग ले रही लड़की राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई वो उसकी नवासी कौन है, इसकी बहन है, ये सिस्टर हो गई, ठीक है। कौन हो गई, बहन। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे इंग्लिश का है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लें फिर पढ़ते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर
intertwined her recall memories, her hopes and fear, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever following, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast. तो यहाँ पे पूछा गया है द गंगा इज़ अ symbol of. So it is clearly mentioned in the passage that the Ganga is a symbol of India's age long culture and civilization, ever changing, ever following, and yet ever the same. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the things loved by the author mentioned in the given passage? So it is stated in the passage that the author loved the snow covered peaks, है ना, snow covered peaks and the deep valley of the Himalayas, as well as the rich and vast plains below. Therefore option is D is the correct answer. ठीक है, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन, विराट प्ले क्रिकेट डैश फुटबॉल. तो विराट जो है क्रिकेट खेलता है और इसके अलावा और क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ पर बिसाइड लग जाएगा. बिसाइड का मतलब ही होता है कि अतिरिक्त के अलावा का प्रयोग होता है. तो बिसाइड का प्रयोग एक से अधिक या अतिरिक्त के संदर्भ में हम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल्स मीन्स. तो इडियम फ्रेज है, तो टू रिंग वंस ओन बेल्स मीन्स टू indulge in self praise, to be one's own trumpeter. ये हो जाएगा आंसर. Which of the following is not any antonym of rabbit? रैबिट बोल दिया, रैबिट. तो रैबिट का मतलब होता है कट्टर, है ना, कट्टर जैसे बोलते हैं ना, कट्टर, उन्मत्त. इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका विपरीत शब्द होगा आपका फैनेटिक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी या फिर पक्षपाती. ये आपका नहीं होगा. ठीक है, ये आपका नहीं होगा. रैबिट के आपके जितने भी एंटोनिम होंगे समानार्थी, वो आपका मॉडरेट, जैसे कि शांत, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, उसका कट्टर उन्मत्त टाइप का हो जाएगा ना. इसका मतलब हो जाएगा कट्टर या फिर उन्मत्त. ठीक है, और फैनेटिक का मतलब आपका कट्टरपंथी पक्षपाती होता है. तो हमें सेम तो बताना नहीं है, समानार्थी बताना है. तो ये आपका समानार्थी शब्द है, सॉरी. ठीक है, तो हमें विपरीत बताना था, तो मॉडरेट हो जाएगा. ठीक है, ये इसका समानार्थी है, तो ये नहीं होगा. इसका हो जाएगा मॉडरेट, यानी कि शांत, सामान्य. कंजर्वेशन यानी कि रूढ़िवादी. ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत. ठीक है, तो ये एंटोनिम आपका नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? तो आ बैल मुझे मार क्या है? एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना. ठीक है, नेक्स्ट करें. ये हिंदी का तो जल्दी से हो जाएगा, फटाफट से कर लेते हैं. वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, पूरा सॉल्व करना है. ठीक है, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है. 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है. 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर कविता हेतु प्रदान किया गया था. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्र्यंबक का पर्यायवाची आपका त्रिदृश, त्रिचक्षु और आपका
विरूपाक्ष होता है, जबकि तारकेश्वर, चंद्रशेखर, परंजय, विरोचन इत्यादि इसके क्या है, अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विधानमंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो विधानमंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत विधि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। अधिनियम शब्द में अधि उपसर्ग तथा नियम जो है वो आपका मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ठीक है। तो तार, वार तथा धार जो है ये आपके तीनों ही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन हार जो है वो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, यानी ये इस फीमेल भी है और ये मेल में भी आ जाता है। ठीक है, दोनों में आप यूज़ कर लेते हो। हार अनेकार्थी शब्द है, जैसे कि गले में पहनने वाला हार, युद्ध के मैदान में होने वाली हार। तो वाली है तो स्त्रीलिंग में यूज़ हो गया, और गले में पहनने वाला हो गया तो पुल्लिंग में यूज़ हो गया। निम्न तालिका में किसी कंपनी के द्वारा अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निम्नलिखित एलसीडी की बिक्री दी गई है। तो पिछले वर्षों में कंपनी के द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या 1000 में है। तो एलसीडी का आकार इंचों में। तो किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई है भाई? देखो, तो यहाँ पर आंसर होगा 2000 इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर अगस्त 2017। ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री के किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही? तो ये अधिकतम रही है आपकी 40 संख्या। ठीक है, किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था? तो ये आपका 2015 में। ठीक है। नेक्स्ट है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज़ की एलसीडी टीवी की है? तो ये है आपकी 75 इंचेस की। ठीक है। किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में बेचे गए 60 इंच की एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम था? तो ये है आपका 2012 का। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित लाइफ ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी के द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। तो ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो भाई ग्राफ को पढ़ना है, मैं आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आंसर आपका इसमें सी वाला होगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा अपने आप। ठीक है, 57 में आपका आंसर हो जाएगा तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15:17। यदि 2002 में कंप्लीट, ठीक है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा 260 करोड़ रुपए। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा आपका 102 करोड़ रुपए। 60 का आंसर आपका हो जाएगा 464 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे भी तालिका दी हुई है 61 से 65 का, देख लेते हैं कि ग्राफ वाले भाई अभी नहीं हो पाएंगे। तो 61 का भी मैं आंसर बता देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। 89 होगा आंसर। ठीक है, बाकी आप कर लेना। 62 का आपका आंसर हो जाएगा मैथ्स, गणित। ठीक है, 63 का आपका आंसर हो जाएगा 78%। 64 का आंसर हो जाएगा 2। 65 का आपका आंसर हो जाएगा 442। 66 का आंसर हो जाएगा सी। 67 का आंसर हो जाएगा 21.05%। ठीक है, 68 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ग्राफ वाले एक भी क्वेश्चन अब नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। छोड़ो, 1 सेकेंड रुको बेटा, बैठो।
डोंट शाउटिंग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 85.71%। 70 में आपका आंसर हो जाएगा ये ए। अब यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहाँ करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ठीक है, तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है भाई? तो सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। ठीक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है भाई? अहिंसा के द्वारा। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा? तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होगा आपका बिल्कुल। क्या होगा? बिल्कुल। ठीक है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति आपकी मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। ठीक है, अपना सेकंड गद्यांश भी दिया हुआ है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज़ आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पे पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि इससे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समृद्धि युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। रखिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है मस्तूलों का जंगल रहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय भाई ये है कि मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक जो है अभिप्राय असंख्य मस्तूल से है। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ होता है? तो भाई त्राही त्राही मच जाने का अर्थ होता है कि हाहाकार मच गया, है ना। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है भाई? टक्कर लेने का मतलब होता है भाई मुकाबला कर लिया हमने। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भाई लंदन बंदरगाह जो है वो आपका लंदन शहर में है। ठीक है, और टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। तो लंदन बंदरगाह जो है वो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, टेम्स नदी के तट पर। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल बना ली कोई शत्रु इसे हरा ना सके। ठीक है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो भाई 72वें मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो थाईलैंड की ओपल सुचाता जो है चुआंगशी ने जीता। ये कहाँ की है? तो ये थाईलैंड की है। ठीक है, और 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगशी ने जीता। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली थाईलैंड की पहली महिला है और इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने किया था भारत का प्रतिनिधित्व? नंदिनी गुप्ता ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया और शीर्ष 20 में ये जो है वो शामिल हुई, लेकिन अंतिम चरण नहीं पहुंच सकी। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025
प्रदान किया गया। तो अप्रैल 2025 में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है जहां ये अभ्यास किया गया है? तो भाई देखो 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित 3.5 किलोमीटर लंबी एयर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर यह अभ्यास किया और ये देश का पहला एयर स्ट्रिप है जिसे लड़ाकू विमानों के दिन रात लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर कुछ कर नहीं सकते हम। मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है सिंगापुर में। ठीक है, 7 मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। ठीक है, ये सम्मेलन 2009 में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है 2009 से। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई हम सबको पता है कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, 2025 में इसका विषय था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2000 में प्रतिवर्ष 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइनर सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया? तो भाई ये किया है नोएडा और बैंगलोर में। ठीक है, पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन किया और ये दोनों अत्याधुनिक डिज़ाइन सुविधाएं रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काट्राज जेल किस देश में स्थित है? तो अल्काट्राज जेल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कि कैलिफोर्निया के तट पर दूर एक द्वीप पर स्थित है। 4 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जेल को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देश दिया। इस जेल में अमेरिका के सबसे हिंसक और पूर्व अपराधियों को रखा जाएगा और इस जेल को 1963 में उच्च परिचालन लागत के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक है, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये बिहार के आपके राजगीर में किया जाएगा और ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हाल ही में विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद राजगीर में आयोजित ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी फटाफट फिनिश कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो आपका 43 नंबर पर है। ठीक है, 43वें स्थान पर। तो 15 अप्रैल 2025 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत 43 नंबर पर है। इस सूची में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम जो है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो भाई इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ के स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ठीक है विकसित किए हैं। विक्रम 3201 भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी जो है आपका ये वाला है। ठीक, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। ये इसरो के 16 बिट प्रोसेसर विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है जो 2009 में प्रमोशन प्रणाली में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, कल्पना 3201 एक 32 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जल्दी से कर लेते हैं, बस 10 क्वेश्चन बाकी हैं। राज्यसभा के द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो हम सभी को पता है कि भाई 14 दिन के अंदर जो है ये वापस करना होता है, और धन विधेयक आपका 109 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगती है। तो भारत की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंट लाइन सीमा जो है वो निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा के मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। तो ये आपका भवाई भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात का एक पारंपरिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें बुंगल, तबला, ढोलक, बांसुरी, पखावज, रबाब, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक हैं अरुंधति राय। ठीक है, कौन है, अरुंधति राय हैं। 1997 में इस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है भारत सरकार द्वारा। ये स्थापित कब किया गया। तो इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 ठीक है के तहत कब की गई थी। तो 1972 में की गई थी। और परिषद का मुख्य उद्देश्य इतिहास अनुसंधान को बढ़ावा देना और इतिहास के यथार्थ और वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देना। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष हम कब मनाते हैं। तो भाई 5 जून को मनाते हैं, ये सबको पता है। नेक्स्ट है घास के कौन सा स्थलीय पारितंत्र जो है वो एक उदाहरण है। तो घास का जो मैदान है स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है। घास की प्रकृति के आधार पर घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। WTO का परवर्ती नाम था। तो WTO का परवर्ती नाम प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता अर्थात GATT था। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। तो फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी, बोलीविया की लापास, इथियोपिया की जो राजधानी है वो अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। लुसाका जो है वो जाम्बिया की राजधानी है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, पर्यटन स्थल और राज्य को मिला लेते हैं। ठीक है, चकराता पर्यटन स्थल आपका वर्तमान में कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में कहाँ है तो ये भी बता देती हूँ, देहरादून में। ठीक है, हाफलांग कहाँ है तो ये असम राज्य में आपका पर्यटन स्थल है, और असम में दिमा हसाओ ज़िले का एक कस्बा है ये। ठीक है, कालिम्पोंग जो है वो पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग ज़िले में स्थित एक हिल स्टेशन है। और कुफरी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा जो है हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ आया होगा और ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और एक वीडियो आपका और आएगा शाम को 5 बजे। तो आज आपके पूरे दिन में 3 मॉडल पेपर या 3 प्रैक्टिस सेट हैं, तो तीनों को सॉल्व करिए। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त मनाते रहिए और तीनों पेपर अपने जो है वो सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।